हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंकबोर्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करने वाले हैं और इस पेपर में हम मैथ का पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण सी ए क्यू बराबर 70 अंश है तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी और इसका एक कोण दे रखा है सी ए क्यू और हमसे दूसरा कोण पूछ रहा है ए बी सी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम चक्रीय चतुर्भुज और स्पर्श रेखा और जीवा में रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अगर उनमें से कोई भी एक शीर्ष परिधि पर नहीं स्थित है तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यानी इसमें देखेंगे तो ए और सी, तो कोण ए प्लस कोण सी ये किसके बराबर होगा 180 अंश के। ऐसे ही कोण डी प्लस कोण बी ये भी किसके बराबर होगा 180 अंश के। तो ये होता है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। अब दूसरी बात स्पर्श रेखा और जीवा में। तो यदि कोई वृत्त की जीवा है और उससे स्पर्श करते हुए जीवा को एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में जो कोण बनता है वो कोण जीवा के सिरों द्वारा परिधि पर बने हुए कोण के बराबर होता है। यानी ये एक स्पर्श रेखा है पी क्यू और ये एक जीवा है ए बी। तो ए बी जीवा है और ये पी क्यू स्पर्श रेखा है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनना है ये कोण जीवा द्वारा जो परिधि पर कोण बनना है इसके बराबर होगा। अगर ये 50 अंश है तो ये भी 50 अंश का ही होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें मान दे रखा है कोण सी ए क्यू बराबर 70 अंश और हमसे कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सी ए क्यू ये वाला कोण दे रखा है 70 अंश का और हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। तो हमने अभी बताया था कि स्पर्श रेखा और जीवा इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जीवा के सिरों द्वारा परिधि पर बने हुए कोण के बराबर होता है। तो ये अगर 70 अंश है तो ये भी कितना होगा 70 अंश होगा। अगर ये 70 अंश है तो दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ए बी सी डी एक चक्रीय कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा 180 अंश। और हमने जीवा और स्पर्श रेखा के रिलेशन से ये वाला कोण निकाल लिया 70 अंश। तो कोण डी का मान कितना है 70 अंश प्लस कोण बी का हमें ज्ञात करना है बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण बी बराबर निकल आएगा 180 माइनस का 70 और ये बराबर होगा 110 अंश के। तो हमने कोण ए बी सी का मान ज्ञात कर लिया कितना 110 अंश। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि 8 पेन उसने खरीदे यानी CPA और 6 पेन बेचे। इसमें बेचने की बात कर रहा है। तो ये संख्या दी हुई है पेन की, यहाँ पे भी पेन की। वो 8 पेन खरीद रहा है, उनमें से 6 बेच रहा है और ये पूछ रहा है कि जब 6 उसने बेच दिए तो लाभ कितना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि जो संख्या बेचने वाले पेनों की दी हुई है उसे खरीदने वालों की जगह लिख दो और जो खरीदने वाले पेन हैं उन्हें बेचने वालों की जगह लिख दो। तो अब ये संख्या ना होकर अब ये रुपए बन गए। क्या हुआ इसका कि 6 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और उसे हमने 8 रुपये में बेच दिया है। तो लाभ कितना हुआ इसमें 2 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें
कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6। तो हमें 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पर हुआ 6 रुपये पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, काट देंगे, ये 3 बार ये 1 बार, तो बराबर कितना हो जाएगा 100/3। जब इसका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें क्या कह रहा था कि 8 पेन उसने खरीदे और उनमें से 6 बेच दिए, तो बताइए कितना लाभ हुआ। तो हमने जो पेनों की संख्या खरीदी थी उसे बेचने वालों की जगह लिख दिया, और जो बेचने वाले पेन थे उन्हें खरीदने वालों की जगह लिख दिया। अब ये पेनों की संख्या नहीं रही, ये जो नई संख्या बदल के आई है ये पेनों की संख्या नहीं रही, अब ये क्या बन गया, रुपए बन गए। यानी कोई वस्तु 6 रुपये में खरीदी है और 8 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ 2 रुपये का हुआ। अब 2 रुपये का लाभ कितने पर हुआ 6 रुपये पर हुआ। इसे हमने परसेंटेज में बदल दिया 100 का गुणा करके, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7/10, 19/30, 2/3 और 16/30। इन चारों ऑप्शन में से हमें ये छांटना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में नहीं स्थित है। तो इसे हल करने के लिए जो ये संख्याएं दी हुई हैं इन्हें हम दशमलव में बदल लेंगे। तो जब 7/10 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, और 19/30 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.63, और 2/3 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.67, और 16/30 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.53। अब इन्हें भी चेंज करते हैं, तो जब इसे चेंज करेंगे दशमलव में तो ये हो जाएगा 0.6, और इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। अब इन चारों में से चेक कर लें कि इन दोनों के बीच में कौन सी नहीं आ रही है। तो जब इसे देखेंगे तो ये आया 0.7, यानी ये 6 से तो बड़ी है और 8 से छोटी है, तो ये वाली तो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसे चेक करेंगे, ये 6 से बड़ी है और 8 से छोटी है, तो ये भी इन दोनों के बीच में आ रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसे चेक करते हैं, ये 6 से बड़ी है और 8 से छोटी है, ये भी इन दोनों के बीच में आ रही है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये लास्ट ऑप्शन बचा है, ये 6 से छोटी है, यानी ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, इनका टोटल मूल्य दे रखा है 92 रुपये, और दूसरा दे रखा है 8 पेंसिल, पेंसिल हमने पीसी मानी थी, यहाँ भी पीसी लिखेंगे, प्लस 16 रबड़, तो 16 रबड़ ये कितने की 68 रुपये की है। तो ये पूछ रहा है कि 24 पेन का मूल्य कितना होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जब हम समीकरण 1 को देखेंगे और 2 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम 2 पेंसिल को 8 पेंसिल बनाना चाहें तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का, और 4 रबड़ को 16 रबड़ बनाना पड़ेगा तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का। यानी अगर हम समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दें तो ये 8 पेंसिल बन जाएंगी और ये 16 रबड़ बन जाएंगी। तो हमें इन दोनों की जगह कितना लिख सकते हैं 68 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पेन प्लस 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ बराबर हो जाएगा 92 गुणा 4। अगर इस पक्ष में गुणा किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो हमने इसमें 4 का किया था तो इधर भी 4 का करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 12 पेन प्लस 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ बराबर 4 दूनी 8, 4 निम 36। अब यहाँ पे समीकरण 2 से 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य इस जगह रख देंगे।
8 पेंसिल 16 रबड़ की जगह, तो ये बन जाएगा 12 पेन प्लस इसकी जगह कितना लिख देंगे 68, और बराबर कितना हो जाएगा 368। अब यहाँ से 12 पेन बराबर हो जाएंगे 368 माइनस 68, और बराबर हो जाएगा ये 300 के। जब इसे माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। हमने 12 पेन का मूल्य निकाल लिया 300 रुपये। हमें चाहिए कितने का 24 का चाहिए। 12 का 300 है, 24 का ज्ञात करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 24 पेन बराबर 600 रुपये। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। पहले ऑप्शन में कह रहा है केवल 3 कोण दिए हों, दूसरे में कह रहा है 2 कोण और 1 भुजा दी हुई हो, तीसरे में कह रहा है केवल 3 भुजाएं दी गई हों, और चौथे में कह रहा है 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया गया हो। तो हम त्रिभुज बनाने की कंडीशन होती है कि अगर उसके तीनों एंगल दे दिए जाएं तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है अगर उसकी तीनों भुजाएं दे दी जाएं तो भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि 2 भुजाएं दे दी जाएं और 1 एंगल दे दिया जाए तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो इसमें पहले जो 3 ऑप्शन है इनमें यही तीनों की बात की है, और चौथा ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि 2 भुजाएं दे दी हैं और इनके बीच का कोण दे दिया है। तो जब हम इन दोनों भुजाओं को उसी एंगल पर बनाएंगे तो इतना बन पाएगा, ये त्रिभुज पूरा नहीं बनेगा, केवल एंगल ही दिखा पाएंगे। तो इस वजह से ये चौथा ऑप्शन सही होगा कि अगर किसी त्रिभुज के लिए हमें 2 भुजाएं दे दी जाएं और उनके मध्य का कोण दे दिया जाए तो हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 50% और 20% की वृद्धि की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि भुजा में 50% और 20% की वृद्धि की जा रही है, तो जो नया क्षेत्रफल होगा उसमें कितनी वृद्धि होगी या पुराने क्षेत्रफल का वो कितना गुना हो जाएगा। तो मान के चलते ही जो पुराना क्षेत्रफल है पहले वाले का वो है 100%। अब इसमें हम चौड़ाई में 20% की और लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहे हैं। तो जब भी किसी की क्षेत्रफल की बात की जाए और उसके भुजाओं में वृद्धि करवा रहा हो तो इसके लिए एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100। यानी एक भुजा में वृद्धि कर रहा है और दूसरी भुजा में वृद्धि कर रहा है तब भी यही लगाएंगे। अगर एक भुजा में वृद्धि कर रहा है दूसरी भुजा में कमी कर रहा है तब भी यही सूत्र लगाएंगे। लेकिन x और y के मान जो होंगे वो चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। कमी के लिए माइनस का चिन्ह लेंगे और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह लेंगे। तो इसमें दोनों में वृद्धि हो रही है तो x का मान हो गया प्लस का 50 और y का मान हो गया प्लस का 20। अब इसमें लिख देंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणा 20 बट्टे 100। इन्हें ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, प्लस इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 0 बट्टे कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 70 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 80। अब पुराना क्षेत्रफल कितना था 100% था, और नए क्षेत्रफल में वृद्धि करने के बाद कितनी वृद्धि हुई है 80% की, तो नया क्षेत्रफल कितना हो गया 180%। अब गुणे में पूछ रहा है कि कितना गुना वृद्धि हुई, तो गुना ज्ञात करने के लिए हम जो नया क्षेत्रफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो पुराना क्षेत्रफल होता है उसे नीचे लिखते हैं और इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 से ये 9 बार कट जाएगा, ये 5 बार, तो 9 बट्टे 5। जब 5 का भाग 9 में देंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 4 बट्टे 5। यानी नया क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का 1 सही 4 बट्टे 5 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सामान्य मनुष्य का 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया हुआ है और इसका मान हमें फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है। तो इसका डायरेक्ट मान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर
कभी भी ये डिग्री सेंटीग्रेड का मान बदल दे तो इसके लिए एक सूत्र होता है C/100 बराबर F-32/180। तो इसमें C की जगह जो डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया हुआ वो लिख देंगे और फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात कर लेंगे। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फ़ारेनहाइट में एक मान होता है, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मान फिक्स होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर अगर 285 है तो 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस 0.33 का वर्ग डॉट 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 0.9 का वर्ग, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें जो दशमलव वाली संख्या हैं इनके दशमलव हटाएंगे और इन्हें फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदल लेंगे। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 11/100। वर्ग लगाए तो इस पर भी वर्ग लगा देंगे, प्लस इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 22/100, इसका भी वर्ग, ये हो जाएगा 33/100 और इसका भी वर्ग डॉट 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 99/100, इसका भी वर्ग। यहाँ 100 क्यों आए? क्योंकि दशमलव 2 अंक के बाद लगाए, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 अंक बढ़ जाएंगे, इस पर भी 2 अंक बाद है तो दशमलव हटाएंगे 2 अंक, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी, 11 यहाँ पे भी और 11 यहाँ पे, यानी 11 सब जगह मिल रहा है। और नीचे देखेंगे तो 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे भी, 100 यहाँ पे, 100 भी सभी जगह मिल रहा है। तो इसमें से ऊपर से निकाल लेंगे 11 और 2 की घात लगी है तो इस पर भी 2 की घात लगानी पड़ेगी और नीचे कितना मिल जाएगा 100, तो 100 लिख देंगे। तो इस पे लगा देंगे 2 की घात, क्योंकि वर्ग लगाता है इस वजह से। इतना कॉमन ले लिया तो यहाँ से 11 का वर्ग कॉमन आ गया, 100 का वर्ग कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे यहाँ से कॉमन लेंगे वर्ग और लग जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 11 कॉमन ले लिया, 2 बचा। 100 पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल कितना बचा? 2, तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ से 11 कॉमन ले लिया है, 3 बचा, 3 लिख देंगे। नीचे 100 कॉमन ले लिया तो नीचे कुछ बचेगा नहीं, 2 का यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि 2 की घात लगी है, प्लस यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 9, वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे 11 का तो 121 बट्टे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान दे रखा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 285, तो यहाँ लिख देंगे 285। अब हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 121 गुणा 285 बट्टे 10,000। जब 121 गुणा 285 का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 4, 8, 5 और बट्टे में कितना है? 10,000, तो 10,000 लिख देंगे। अब हम दशमलव लगाएंगे, 10,000 का भाग जब इसमें देंगे तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 पे 0 हर में दिए हों तो उतने ही अंक बाद दशमलव लगा देते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो इसमें कितने 0 दिए हैं? 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो 3.4485, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि 3 गुनी हो जाएगी? तो इसमें कह रहा है कि कोई राशि है जो साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है तो वह 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो मान लेंगे वो राशि है x, यानी मूलधन हमने मान लिया x। अब ये राशि 10 वर्षों में, यानी t का मान दे रखा है 10 वर्ष, कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। यानी मिश्रधन दे रखा है 2x, क्योंकि मूलधन कितना माना था? x माना था, तो मिश्रधन दोगुना हो रहा है तो कितना हो गया? 2x। अब यहाँ से हम ब्याज ज्ञात कर लेंगे, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? ब्याज हो जाएगी a माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस का मूलधन। मिश्रधन कितना है? 2x और मूलधन कितना है? x, बराबर कितना बचेगा? x, यानी ब्याज कितनी आ गई? x आ गई। अब इन सब की मदद से हम दर ज्ञात कर लेंगे। तो साधारण ब्याज के लिए सूत्र होता है कि ब्याज बराबर मूलधन
गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। और ब्याज कितनी निकली है, x बराबर मूलधन कितना है x, दर हमें ज्ञात करनी है और समय कितना दे रखा है 10, बट्टे में कितना आ जाएगा 100। अब इसमें इस 0 से ये 0 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी दर कितनी निकल आई 10%। अब आगे बोल रहा है कि यही जो राशि है कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, यानी मूलधन इतना ही लेना है, समय पूछ रहा है कि टी का मान कितना होगा, कि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन कितना दे रखा है 3x, मूलधन x था, इसका 3 गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ से ब्याज ज्ञात कर लेंगे, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस का मूलधन, जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2x। तो यहाँ से हमने ब्याज ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 2x। अब इसे सूत्र में लिखेंगे, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर अभी निकाली 10, गुणा समय, समय में पूछ रहा है कि कितने समय में हो जाएगा, और बट्टे में 100। इससे इसे काट देंगे, x से x काट देंगे, यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 3 t, और यहाँ पे बचा 10, तो t बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना 20। तो यही हमारा आंसर है कि जो धनराशि है वो 20 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा था कि एक वृत्ताकार कोई मैदान है, इसके अंदर एक वर्गाकार अधिकतम क्षेत्रफल वाला खेल का मैदान है। तो हमने मान लिया कि ये कोई वृत्त है, इसके अंदर ABCD एक वर्गाकार खेल का मैदान है। अब हमें वृत्त का व्यास दे रखा है, तो वृत्त का व्यास दे रखा है 80 मीटर, तो ये हमने बनाया 80 मीटर लंबा एक वृत्त का व्यास। यहाँ पे मानते हैं इसका केंद्र है O है। तो जब भी कभी भी एक वर्ग वृत्त के अंदर बनाया जाए और ये कहा जाए कि जो वर्ग है वो अधिकतम क्षेत्रफल वाला है, तो उसका जो वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये श्योर होता है कि जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो हमने ये विकर्ण बनाया है, यही इसका वृत्त का व्यास है और यही वर्ग का विकर्ण है, यानी एक ही भुजा है जो वृत्त का व्यास भी है और वर्ग का विकर्ण भी है। इसकी लंबाई दे रखी है 80 मीटर। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब हमें पता है वर्ग का विकर्ण होता है a√2। यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 80 मीटर, और यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है a√2, यानी a√2 बराबर किसके होगा 80 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे a√2 बराबर 80। यहाँ से a निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 80 बट्टे √2। अब √2 का गुणा ऊपर करेंगे, √2 का गुणा नीचे करेंगे, तो ये √2 का गुणा √2 में हो जाएगा तो 2 बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 80 √2। 2 से इसे काट देंगे तो ये बन जाएगा 40 √2, यानी जो वर्ग की भुजा निकल आई वो कितनी निकल आई 40 √2। अब हमें इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि मैदान है जो वर्गाकार उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2 यानी a की घात 2। अब a का मान हमने ज्ञात कर लिया कितना 40 √2, और इसका क्या करेंगे वर्ग, इसका वर्ग होता है 1600 और √2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 0, 3200 मीटर की घात 2। अगला क्वेश्चन है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी छात्र ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आरेख में इसका संगत कोण होगा। तो इसमें कह रहा है कि कोई परीक्षा है वो 240 अंकों की है और उसमें एक छात्र ने 52 अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर हम इसे वृत्त के रूप में दिखाएं यानी पाई चार्ट के रूप में दिखाएं तो जो 52 अंक प्राप्त किए
उनका कितने अंश का कोण होगा। तो इसमें हमें पूर्णांक दे रखा है 240 अंकों का, और इस परीक्षा में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, तो प्राप्त किए 52 अंक। अब हमें इन दोनों को पाई चार्ट बनाना है, यानी वृत्त बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, और हमें पता है कि कोई भी वृत्त है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अधिकतम कितने अंश का कोण बना सकता है, तो वो बनाता है 360 अंश का। क्योंकि ये वृत्त यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, तो ये घूमकर यहाँ पे ही लौट आया, तो कितने अंश का कोण बनाया इसने, 360 अंश का बनाया। और परीक्षा में अधिक से अधिक कितने अंक प्राप्त कर सकता है कोई छात्र, 240 अंक प्राप्त कर सकता है। तो वृत्त में ये 360 है, और अंकों में देखेंगे तो ये 240 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 240 अंक हैं वो कितने अंश के बराबर है, 360 अंश के बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो 52 अंक हैं वो कितने अंश के बराबर होंगे। तो 52 अंक बराबर हो जाएंगे दूसरे और तीसरे का गुणा, तो 360 गुणा 52 और पहले का भाग 240 का भाग। अब इसमें काट देंगे 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 1 2, और 2 से 1 काटेंगे 2 दूनी 4, 2 6 12। तो ये आ गया 3 गुणा 26। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 6 18 की 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 78 डिग्री। यानी जो छात्र ने अंक प्राप्त किए 52, उनका जो वृत्त में कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 78 डिग्री का होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। अगली वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो करवाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।